हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 होगा, अम्ल एवं क्षार व लवण। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे, अम्ल क्षार व लवण। तो दोस्तों आज हम अम्ल क्षार व लवण से जितना भी चैप्टर कवर होगा वो मैं आज आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा और बाकी चैप्टर दोस्तों अगली वाली क्लास में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो दोस्तों क्लास आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में अच्छी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप चैनल से जुड़ जाइए, सभी वीडियो आप देखते रहिए, सभी वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अम्ल, यानी पहले अम्ल क्षार और लवण है तो अम्ल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अम्ल क्या होता है। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी आप अम्ल, यानी मैंने नोट्स बना रखे हैं दोस्तों पहले ही, तो आप हेडिंग डालते रहिए और लिखते रहिए। सबसे पहले बात करेंगे अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? तो दोस्तों जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वे जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अम्ल क्या होते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी जो स्वाद में खट्टे होंगे तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देंगे, यानी नीले लिटमस को क्या कर देंगे, लाल कर देते हैं, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दोस्तों क्लियर कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे दोस्तों HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, ये सारे किसके, ये सारे हमारे अम्ल के उदाहरण हैं। तो ध्यान रखना, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, ये सब अम्ल के नाम हैं। मैं आने वाली क्लास में आपको इन सभी के नाम नोट करा दूँगा। तो HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ये सब किसके उदाहरण हैं, अम्ल के। तो अम्ल क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वे जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे करके आप HCl लिख सकते हो, H2SO4 लिख सकते हैं, HNO3 लिख सकते हो, CH3COOH हम लिख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है कि अम्ल के प्रकार, यानी एक तो होता है सांद्र अम्ल, यानी हम अम्ल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें कि अम्ल के कुछ प्रकार भी हैं। जैसे सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल तो अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा जल कम मात्रा में पाया जाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सांद्र अम्ल क्या होंगे? जिसमें अम्ल तो अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको दिख रहा ना कि जिसमें अम्ल तो अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा जल कम मात्रा में पाया जाता है, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद में होता है तनु अम्ल, जिसमें अम्ल तो कम मात्रा में होता है तथा जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, वे तनु अम्ल कहलाते हैं। दोस्तों एक तरह से इस तरह से मान लीजिए, समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास ये 2 बीकर हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये 2 बीकर हैं दोस्तों, एक तो बीकर ये है और एक दूसरा बीकर ये है। दोस्तों इसमें जो जल को हम क्या बोलते हैं, H2O, जल का प्रतिशत है 80%, और जो हमारा अम्ल है यानी एसिड वो है हमारा 20%। सही है। इस तरह दोस्तों दूसरा, यानी इस हमारा H2 जो है दोस्तों वो तो हमारा 20% है, और हमारा जो अम्ल है, सॉरी ये 20 करो दोस्तों, ये 20 तथा जो अम्ल है वो हमारा कितना, वो हमारा 80% है। तो दोस्तों देखिए मैंने क्या लिखवाया, अभी लिखवाया कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, वो सांद्र कहलाता है। तो क्या होगा, ये होगा सांद्र अम्ल। क्या कहलाएगा, सांद्र अम्ल कहलाएगा। और मैं लिखा है जिसमें जल अधिक मात्रा में होता है वो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा तनु अम्ल। तो ये क्या होगा, ये तनु अम्ल होगा। इस तरह से समझ लीजिए। ये दोस्तों इसमें हमने अम्ल भर रखा, अम्ल भी है और जल भी है। तो इस देखो यही डेफिनेशन मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल तो अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा जल कम मात्रा में पाया जाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। दोस्तों ये रहा सांद्र अम्ल। देखो अम्ल, जल तो 20% है लेकिन अम्ल कितना, 80% है, तो कौन सा अम्ल कहलाएगा, सांद्र अम्ल कहलाएगा। दूसरी हेडिंग है कि तनु अम्ल, जिसमें अम्ल तो कम मात्रा में हो तथा जल अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। जैसे जल तो अधिक मात्रा में लेकिन अम्ल क्या हो, कम मात्रा में, तो उसे क्या कहेंगे, उसे तनु अम्ल कहते हैं। दोस्तों ये दोनों, आई होप कि आपको दोनों पॉइंट क्लियर यानी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, कुछ होते हैं प्रबल अम्ल। क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कैसे, जैसे HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप नोट कर सकते हैं कि HCl को क्या बोलते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप तीसरी हेडिंग डालेंगे प्रबल अम्ल, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल तथा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। तो ये कैसे, ये हमारे सारे प्रबल अम्ल हैं। दोस्तों पूछ लेता है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल का उदाहरण है।
तो हमारे HCl दोस्तों H2SO4 और हमारे HNO3 हमारे कैसे, ये सभी प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। इसके बाद में बात करते हैं दुर्बल अम्ल की, तो CH3COOH, C2H2O4 और C6C3H6O3 ये क्या हमारे, ये सारे हमारे दुर्बल अम्ल हैं। यानी CH3COOH यानी एसिडिक अम्ल, C2H2O4 यानी ऑक्जेलिक अम्ल और C3H6O3 हमारा लैक्टिक अम्ल, ये किसके, ये हमारे प्रबल अम्ल के उदाहरण है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अम्ल के बारे में, नहीं मैंने जो भी क्लास 10 में जितनी भी जानकारी लेता है पूछेगा आपसे एग्जाम में, मैंने उतनी आपको दे दी। तो अम्ल क्या होते हैं, जो जल में जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल क्या होंगे, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होगा, जल कम मात्रा में होगा, सांद्र अम्ल कहलाएंगे। उसके बाद में तनु अम्ल पढ़ा, तनु अम्ल कौन से होंगे, तनु अम्ल वे होंगे जिसमें जल तो अधिक मात्रा में होगा लेकिन अम्ल क्या होंगे, कम मात्रा में होंगे, तनु अम्ल कहलाएंगे। उसके बाद में प्रबल अम्ल, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे हमारे कैसे, ये सारे प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। इसके बाद में दुर्बल अम्ल, जैसे CH3COOH, C2H2O4 और C3H6O3 ये सब हमारे कैसे, हमारे दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। अब दोस्तों देखते हैं जिसे हम बोलते हैं क्षार या क्षारक, इसके बारे में देखते हैं कि क्षार या क्षारक किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, नहीं जो क्षार होते हैं वो होते हैं हमारे स्वाद में कड़वे होंगे, तो क्या लिखेंगे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो दोस्तों आप क्षार को भी ध्यान रखना कि क्षार क्या हो गए, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे हमारे अम्ल हैं, अम्ल स्वाद में क्या थे, खट्टे थे, लेकिन क्षार क्या होंगे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्षार स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे होंगे। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो नीले को लाल कर देते हैं। अगर दोस्तों अगर बात करें अम्ल, तो जो अम्ल होता है ना दोस्तों, अम्ल क्या करेगा, जो अम्ल है दोस्तों वो नीले को लाल करता है। तो अम्ल ध्यान रखना कि अम्ल नीले को लाल करता है। उसके बाद में पूछता है कि क्षार क्या होगा, इसका उल्टा, क्षार क्या करेंगे, लाल को नीला। तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना कि अम्ल नीले को लाल और क्षार क्या होंगे, लाल को नीला कर देते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, दे रखा ना, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। दोस्तों क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जैसे अम्ल है दोस्तों, अम्ल जल में क्या करेंगे, अम्ल जल में H+ आयन देंगे और क्षार जल में OH- आयन देते हैं। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट भी नोट कर लेना कि, यानी मैंने आपको ऊपर तो नोट करा दिया कि क्षार में कि जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब दोस्तों जैसे क्षार के कुछ उदाहरण है, जैसे ये हमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे दोस्तों, जब हमारे पास जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, तो दोस्तों जब इसे हम जल में घोलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, ये किस में टूटेगा हमारा, एक तो Na+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा, Na+ OH- में टूट जाएगा। तो दोस्तों ये कैसे हमारा क्षार का उदाहरण है। जैसे मैंने बताया ना, जो जलीय विलयन में ये स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो दोस्तों जब इन्हें जल में घोलेंगे तो दो में टूट जाएंगे, तो Na+ में टूट जाएगा, OH- में टूट जाएगा। जैसे दोस्तों KOH है, दोस्तों KOH भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी है। दोस्तों KOH भी सेम टू सेम कैसा है, ऐसे दोस्तों K+ में टूटेगा और OH- में, तो KOH हो जाएगा। तो आपको दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। क्षार क्या होता है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी स्वाद में तो कड़वे होंगे, तथा ये लाल लिटमस को नीला कर देंगे। मैंने बता दें कि जो क्षार होते हैं वो लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, और जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको अम्ल और क्षार के बारे में यानी जानकारी हो गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। दोस्तों जैसे COH भी हमारा अम्ल का उदाहरण है। जैसे Ca+ में टूटेगा, OH- में टूट जाएगा। जैसे NH4OH, तो NH4+ में टूटेगा, OH- में टूटेगा। तो COH का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और NH4OH का मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो दोस्तों आप साथ के साथ इनके नाम भी नोट करते चलिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं प्रबल क्षार। जिस तरह से हमने दुर्बल क्षार के बारे में दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल के बारे में बात की थी, इसलिए इन क्षार के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे प्रबल क्षार होते हैं ना, NaOH, KOH और COH हमारे कैसे होते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्रबल क्षार होते हैं। दुर्बल क्षार की बात करेंगे तो NH4OH हमारा क्या होता है, ये हमारा दुर्बल क्षार होता है। तो दोस्तों प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार भी आप ध्यान रखेंगे कि मैंने बताया ना अभी बहुविकल्पी में पूछ लेगा कि निम्न में कौन प्रबल क्षार है, निम्न में कौन दुर्बल क्षार है। तो जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रबल क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रबल क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा प्रबल क्षार है। लेकिन NH4OH हमारा क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा दुर्बल क्षार है। तो दोस्तों हम इस क्षार के बारे में भी यानी ध्यान रखेंगे। उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों लवण। अगली हेडिंग है लवण, जो कि इंपॉर्टेंट है।
जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण होगा, और यही क्या कहलाएंगे, यही हमारे क्या कहलाएंगे, लवण कहलाएंगे। यानी जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण होगा, और यही क्या कहलाएगा, हमारा लवण कहलाएंगे। जैसे लवण के उदाहरण जैसे NaCl। NaCl का मतलब दोस्तों सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे हम बोलते हैं नमक। जैसे जो नमक आप घर में खाते हो उसका नाम मतलब क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं नमक। जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है, हमारे सारे लवण के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आप इन लवण के उदाहरणों को भी नोट कर लेंगे। NaCl, KCl, Na2SO4, NaNO3 ये सारे हमारे लवण के उदाहरण होने वाले हैं। उसके बारे में मैंने बताया कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो दोस्तों अम्ल और क्षार की कुछ ऐसी बेसिक ये देखेंगे। जैसे अम्ल और क्षार मैंने बताया कि रिएक्शन देखेंगे दोस्तों, अम्ल और जब भी क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा, लवण और प्लस जल का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार जब भी आपस में अभिक्रिया करेंगे अम्ल और जल का निर्माण होता है। कैसे दोस्तों, जैसे हम ले लें एक कोई सा भी लवण ले लो दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा अम्ल ले लो जो हम पढ़ गए हैं, जैसे हमारा HCl हमारा एक अम्ल है। उसके बाद में दोस्तों कोई सा भी क्षार ले लो, जैसे हम ना अभी एक परवल क्षार ले लेते हैं दोस्तों, परवल क्षार ही ले लेते हैं NaOH। दोस्तों कोई मसला नहीं है कि आप परवल क्षार लो या दुर्बल क्षार लो, नहीं, बस अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करने चाहिए। जैसे दोस्तों HCl हमारा अम्ल है, HCl हमारा अम्ल है, और NaOH हमारा क्या है, क्षार। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकलेगा, तो क्या होगा NaCl, और दोस्तों OH यहाँ है और एक H यहाँ से है, तो 2H हो जाएंगे। देखो एक H 2H हो जाएंगे तो H2, और दोस्तों ऑक्सीजन खाली एक बचा तो क्या लिखेंगे, H2O। तो जल बना नहीं बना। तो मैंने क्या बताया, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और साथ में जल बनता है। दोस्तों एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा H2SO4 दोस्तों हमारा क्या है, हमारा एक अम्ल है, और दोस्तों इसमें ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं। फिर दोबारा NaOH लेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, हमारा बनेगा, देखो यहाँ से Na जाएगा, और दोस्तों यहाँ से NaSO4 दोस्तों इसे बैलेंस करने के लिए यानी 2 लगा देंगे, Na2SO4 और प्लस दोस्तों यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा H2O। तो हमारा H2O क्या होता है, जल। अब दोस्तों बस इसे अभिक्रिया को बैलेंस करना है, हमारा क्या है, लवण और जल। दोस्तों हाइड्रोजन कितने, 2 तो यहाँ है और एक यहाँ है, 3 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने दे रखे दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन दे रखे हमारे 2। तो इसे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगा दोस्तों, यहाँ 2 और एक 3, यहाँ 3 दे रखे दोस्तों, यहाँ भी 2 लगा देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन 2 और यहाँ 1 है, यहाँ यानी 2 और 1 3 है, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो देखो हाइड्रोजन 2 ये रे और 2 ये रे, 4 हाइड्रोजन 4। सोडियम देखो, सोडियम 2 ये रे, सोडियम 2 ये रे, सोडियम 2 ये रे। SO4 ये रहा, SO4 ये रहा। ऑक्सीजन दोस्तों 2 ये रे और ऑक्सीजन 2 ये रे। मैंने आपको अभिक्रियाओं को बैलेंस करना पिछले यानी जो पहला वाला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मैंने उसमें पढ़ाया है। तो दोस्तों अगर आपको अभिक्रिया बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दोस्तों वहाँ से जाकर उसे अभिक्रिया को बैलेंस करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों तो बताइए कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा। दोस्तों एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक उदाहरण हमारा HNO3 क्या है दोस्तों, हमारा HNO3 हमारा है एक अम्ल है, और इसकी अभिक्रिया फिर हम NaOH के साथ कराएंगे। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी एक हमारा क्षार है, ये हमारा क्या है, अम्ल, और ये हमारा क्या है, क्षार। जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, हमारा Na, यहाँ से Na आएगा और यहाँ से NO3 जाएगा, NaNO3 और प्लस में दोस्तों OH और एक H, तो क्या बनेगा H2O। तो मैंने बताया था कि जब भी अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। आप ये अभिक्रिया अपने पेपर में लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने लवण के उदाहरण में आपको कराया था। देखो NaNO3 हमारा एक लवण है, Na2SO4 भी हमारा लवण है, NaCl भी हमारा क्या है, हमारा एक लवण है, NaCl भी हमारा क्या है, एक लवण है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यानी लवण के बारे में भी जानकारी होगी कि लवण क्या होते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों एक और मेन पॉइंट है सूचक क्या होते हैं, सूचक के बारे में देखेंगे। दोस्तों किसी विलयन में अम्ल व क्षार का पता लगाने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन सा लिटमस पेपर होता है, हल्दी, लाल गोभी या मैथिल ऑरेंज, ये हमारे सूचक होते हैं। दोस्तों अब सूचक के बारे में कैसे पता करेंगे दोस्तों, अम्ल और क्षार। दोस्तों अगर सपोज करें मैं आपको दे दूं कि 2 बीकर हैं, उसी तरह से बीकर बनाएंगे दोस्तों, जैसे हम बीकर पीछे बना गए थे दोस्तों। 2 बीकर हैं, एक बीकर ये रहा, एक बीकर ये रहा।
अब एक में तो हमारा क्या दोस्तों, ये इस तरह से दोस्तों, एक में तो अम्ल भरा हुआ है और एक में क्षार। सपोज करें इसमें तो इसमें भी, इसमें एक में अम्ल है एक में क्षार है, लेकिन हमें नो नहीं पता कि अम्ल कौन से में है और क्षार कौन से में। दोस्तों मैंने लिख दिया कि अम्ल किस में है क्षार किस में, लेकिन इनमें दोनों में हमें पता नहीं कि किस में कौन सा द्रव भरा हुआ है। तो क्या करेंगे, अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। जैसे सूचक क्या लेंगे, सूचक लेंगे जैसे दोस्तों लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का मतलब मैंने बताया था कि अम्ल नीले को, जो मैंने भी बताया था कि अम्ल नीले को लाल कर देते हैं और क्षार लाल को क्या कर देंगे, नीला। दोस्तों जैसे ये क्षार है, अगर हम इसमें लिटमस पेपर डालेंगे तो दोस्तों सपोज करो हमने लिटमस पेपर, इसमें लिटमस पेपर डाला लाल कलर का, लाल कलर का लिटमस पेपर डाला तो क्या होकर निकलेगा, जैसे हमने इसमें लाल डाला तो क्या हो जाएगा, वो नीला हो जाएगा। क्या, लिटमस पेपर। जैसे हमने लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो नीला हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम अगर सपोज करो नीले लिटमस को अगर हम इसमें डाल देंगे तो नीले लिटमस को क्या होगा, नीला लिटमस हमारा हो जाएगा लाल, नीला लिटमस क्या हो जाएगा हमारा लाल। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, जो अम्ल क्षार नहीं, जो सूचक क्या होते हैं, किसी विलयन में अम्ल व क्षार का पता लगाने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर हो गया दोस्तों, एक होता है हल्दी। दोस्तों हल्दी का भी यही कार्य होता है कि वो भी अम्ल और क्षार की उपस्थिति के बारे में पता यानी बता देते हैं कि अम्ल है या क्षार है। उसके बाद में गोभी हो गया, लाल गोभी और दोस्तों मैथिल ऑरेंज, ये सभी हमारे क्या है, सूचक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सूचक के बारे में भी जानकारी होगी कि सूचक किसे कहते हैं। तो अम्ल और क्षार की, अम्ल व क्षार का पता लगाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उन्हें सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, लाल गोभी, मैथिल ऑरेंज, आप ये सभी अपने एग्जाम में लिखकर आ सकते हो। दोस्तों इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। दोस्तों अगला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि अगला है हमारे अम्ल व क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या कह रहा, अम्ल व क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों अम्ल व क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ दे रखिए अम्ल व क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों पढ़ेंगे कि अम्ल क्षार की रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या है। तो अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया, जब अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अम्ल की किससे, अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया। दोस्तों इस वाले पेज पर कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला आप पॉइंट डाल सकते हो कि अम्ल की क्या करेंगे, अम्ल की धातुओं से क्रिया, यानी आप धातु लिख सकते हैं, अम्ल की धातुओं से क्रिया। और अम्ल धातुओं से क्रिया करके मैंने क्या बताया, अम्ल धातुओं से क्रिया, अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया। जब अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करता है तो लवण क्या बनेगा दोस्तों हमारा, एक तो लवण बनेगा और साथ में लवण के साथ में हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस भी निकलेगी, यानी हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। तो दोस्तों कैसे, जैसे हम लेवे हमारा एक लवण ले लेते हैं दोस्तों, जैसे हम अम्ल ले लेते हैं, जैसे HCl हमारा एक अम्ल है, और एक धातु ले लेते हैं दोस्तों, कोई सी भी धातु जिससे भी आप खुश हो दोस्तों। हम ले लेते हैं एक जिंक, क्या लेंगे, जिंक। तो दोस्तों यहाँ से Zn और यहाँ से Cl क्या बनेगा, Zn और Cl2 बनेगा, ZnCl2 बनेगा, और प्लस में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस निकलेगी। दोस्तों अब इसे अभिक्रिया को हमें बैलेंस करना है। तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो दोस्तों यहाँ 2 लगाने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे हम। तो ये बताइए कि हाइड्रोजन 2 Cl2 Cl ये दोस्तों 2 दे रखिए, और जिंक एक यानी बैलेंस है। तो इसका नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं दोस्तों, आप साथ के साथ में नाम भी लिखेंगे, जिंक क्लोराइड। क्या होता है इसका नाम, जिंक क्लोराइड होता है। और साथ में क्या होता है, साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों ध्यान रखना, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकालता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस भी निकालता है। और दोस्तों यहाँ आप एक नोट करके लिखेंगे NOT नोट, हाइड्रोजन गैस दोस्तों हाइड्रोजन गैस को H2 लिखते हैं, H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस एक साउंड देता है, कौन सा साउंड देता है, POP पॉप साउंड, SOUND साउंड के साथ निकलती है, पॉप साउंड के साथ निकलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कि हाइड्रोजन गैस कैसी निकलेगी, पॉप साउंड के साथ निकलती है। मैंने आपको बताया था कि जब पॉप साउंड ऐसा होता है दोस्तों, एकदम जैसे गुब्बारे की फूटने की आवाज़ आती है, हल्की सी ऐसे दोस्तों, हल्की सी आवाज़ आती है उसमें, तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ निकलती है। दोस्तों पूछ लेता है कि जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस किस साउंड के साथ निकलती है, तो आप किस साउंड के साथ बताएंगे, पॉप साउंड के साथ निकलती है, पॉप साउंड के साथ निकलती है। दोस्तों इसी तरह से एक और उदाहरण करेंगे, जैसे हम ले लें दोस्तों, उदाहरण ले लें एक और, यानी आपका दोस्तों HCl लेता, आपका दूसरा अब ले ले, कोई भी ले लो, जैसे हम ले लें एक H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। मैं अभी आपको पढ़ा कर आया हूँ। और दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, फिर एक जिंक धातु से करा ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या बनेगा दोस्तों, हमारा बनेगा
SO4। ZnSO4 का मतलब क्या होता है, जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दोस्तों बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो जिंक सल्फेट बनेगा। इसका नाम क्या होगा, Zn का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिंक, और जिसके पीछे SO4 जुड़ गया उसका मतलब क्या होता है, सल्फेट। क्या होता है, जिंक सल्फेट। ये तो हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये है दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट। इसे हम दूसरा नाम या करके क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोजन सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि जब भी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा उसका निर्माण होगा। दोस्तों एक दो अभिक्रिया और लिख सकते हैं, जैसे हमारी एक पॉपुलर अभिक्रिया है, जैसे हम कर लेते हैं, क्या लेते हैं, हमारा HCl है। HCl हमारा क्या है, लवण, सॉरी अम्ल है, और एक धातु ले लेते हैं Na, यानी ये क्या है, ये हमारा अम्ल है और ये क्या हमारी धातु है। मैंने बताया कि जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण बनेगा। तो दोस्तों इससे Na निकलेगा, इससे Cl निकलेगा, तो क्या बनेगा, NaCl, और प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो दोस्तों हाइड्रोजन कितने, 1, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 2। दोस्तों यहाँ Cl कितने, 2, यहाँ Cl 1 है तो यहाँ 2 लगाएंगे तो Cl भी 2 हो गया। अब दोस्तों सोडियम भी 2 हो गए तो यहाँ 2 लगा देंगे, सोडियम भी 2 हो गया। तो ये क्या है, ये हमारा नमक है जिसे हम बोलते हैं नमक, या इसका अन्य नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों क्षारों की धातुओं से अभिक्रिया। क्षार की धातुओं से अभिक्रिया, तो दोस्तों ध्यान रखना, क्षार धातु से अभिक्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस बनाता है। दोस्तों क्षार का भी बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कि क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्षार धातु से अभिक्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस बनाता है। दोस्तों दूसरे नंबर की हेडिंग डालेंगे क्षार की धातुओं से अभिक्रिया। तो क्षार धातुओं से अभिक्रिया करके, यानी क्षार धातुओं से अभिक्रिया करेगा, उसके करके लवण में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो क्या, लवण में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो दोस्तों लिखेंगे, जैसे हमारे बताया कि क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण वह हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन का मतलब H2 गैस बनाता है। तो क्षार हम कोई सा भी क्षार ले लें दोस्तों, जैसे हम एक क्षार पढ़ है NaOH, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी अभिक्रिया किससे करेंगे, इसकी अभिक्रिया करेंगे जिंक से। जिंक दोस्तों हमारा एक धातु है, तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा Na2 का मतलब सोडियम, और दोस्तों ZnO2 जिंक ऑक्साइड, और प्लस में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो दोस्तों आपको इस अभिक्रिया को ध्यान रखना है। दोस्तों इसे बैलेंस कर लेंगे। दोस्तों जैसे सोडियम कितने, 2, तो यहाँ भी सोडियम पे 2 लगा देंगे, सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी दोस्तों 2 होगी और हाइड्रोजन भी 2 होगी। तो ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। दोस्तों जिंक कितना है, जिंक 1 है, तो जिंक इधर भी 1 है, ये अभिक्रिया हमारी बैलेंस होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना कि क्षार धातु से अभिक्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस बनाती है, और अम्ल भी धातु से अभिक्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब उसके बाद में दोस्तों अगली अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि अम्ल की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अम्ल धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो अम्ल की धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। दोस्तों आप हेडिंग डालेंगे कि अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो दोस्तों ध्यान रखना कि धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल के साथ में CO2 गैस, CO2 गैस का मतलब होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो हम हेडिंग, यानी हेडिंग नहीं दोस्तों ऐसे लिख लेंगे कि जब भी अम्ल के हमारे, जब भी जो अम्ल होते हैं दोस्तों, यहाँ लिख लेंगे कि अम्ल हमारे अम्ल ऐसे लिखेंगे, अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, अम्ल अभिक्रिया करेंगे धातु कार्बोनेट, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण के साथ में दोस्तों जल और CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारा अम्ल कौन से होंगे दोस्तों, कोई से भी अम्ल ले सकते हैं। जैसे हम अपना एक जो हमने अम्ल पढ़ते आ रहे हैं, जैसे HCl ले लिया। अब धातु कार्बोनेट का मतलब है दोस्तों Na2CO3। तो दोस्तों ध्यान रखना जिसके पीछे भी CO3 लग जाता है उसे क्या बोलता है, कार्बोनेट। तो जब भी अम्ल
धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, हमारा क्या बनेगा Na2। दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा है Na है, तो क्या बनेगा, इससे हम Na ले सकते हैं और दोस्तों यहाँ से Cl ले सकते हैं, तो मतलब लवण बना। उसके बाद में क्या किया उसने, जल के दोस्तों एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हम क्या बोल सकते हैं H2O, और साथ में क्या बन रहा है CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। दोस्तों जैसे अब अभिक्रिया को बैलेंस कर लेंगे, कोई नहीं दोस्तों। देखो पहले हाइड्रोजन काउंट करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन एक यहाँ है, लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 2 हमें लगाना पड़ेगा, तो दोस्तों मैंने 2 यहाँ लगा दिया, अब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इसके बाद में देखते हैं Cl दोस्तों, Cl 2 यहाँ है, Cl दोस्तों यहाँ 1 है, तो Cl को बैलेंस करने के लिए यहाँ से 2 लगा देंगे, तो Cl भी हमारा बैलेंस हो गया। इसके बाद में देखते हैं सोडियम, यहाँ कितने 2, और सोडियम इसके साथ में कनेक्ट हो गया, तो सोडियम भी 2 हो गए। इसके बाद में देखते हैं कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 है। ऑक्सीजन देखते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 3 है, तो एक तो ऑक्सीजन ये रहा और 2 ऑक्सीजन ये रहे CO2, तो ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि NaCl हमारा क्या होता है, लवण। NaCl क्या होता है हमारा लवण, और H2O होता है हमारा जल, और CO2 होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। हम इनके सभी के नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अम्ल यहाँ मैंने यानी लिख रखा भी है कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण व जल के साथ में CO2 गैस का निर्माण होता है। यानी अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, तो दोस्तों आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, यानी इसमें 2 पूछा था कि अम्ल की धातु कार्बोनेट, यानी धातु कार्बोनेट तो मैंने लिख लिया कि धातु कार्बोनेट। एक पूछ रहा है कि वह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बीच में हमें एक हाइड्रोजन रखे भी इसकी अभिक्रिया दिखाने की, इसके साथ अभिक्रिया कैसे करता है। तो दोस्तों अभिक्रिया देखते हैं अगले पेज पर। दोस्तों देखेंगे कि अम्ल की धातु कार्बोनेट यानी अम्ल की, पहले अम्ल लिखेंगे, अम्ल की धातु हाइड्रोजन, क्या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण। क्या दोस्तों ध्यान रखना, लवण, और लवण के साथ में क्या, जल, और प्लस में CO2। क्या दोस्तों यहाँ लिख लेंगे CO2 का निर्माण करता है। तो अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में लवण, जल और CO2 गैस का निर्माण करता है। कुछ नहीं दोस्तों, कोई सा भी एक लवण ले लेंगे, जैसे हमें अभी एक लवण पड़ गए हैं अम्ल पड़ गए हैं HCl हमारा एक लवण है। उसके बाद में दोस्तों हम एक धातु का मतलब क्या होता है, सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन के लिए H लगा लेंगे, और कार्बोनेट बोल रहा है तो CO3 लगा लेंगे। तो अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैंने बताया जिसके पीछे CO3 जुड़ा रहेगा उसे हम कार्बोनेट बोलते हैं, के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, इसके साथ अभिक्रिया करके लवण। ये दोस्तों हमारा लवण कैसे बनेगा, देखो Na से निकलेगा, Cl से निकलेगा, तो क्या बना हमारा लवण बन गया, NaCl बन गया। उसके बाद में जल के मतलब दो H लेने पड़ेंगे, एक ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा H2O, यानी जल भी बन गया। उसके बाद में CO2, तो दोस्तों C है और O2 भी हम ले लेंगे। अब दोस्तों बैलेंस करने का भी गिरा, देखो H कितना हमारा 1 और H 2, तो H दोस्तों यहाँ कितने दे रखे, H हमारे 2 रखे नहीं दोस्तों, हमारे H बैलेंस, H के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। इसके बाद में देखते हैं Cl यहाँ कितना है, Cl हमारा यहाँ दे रखा 1, और दोस्तों और कहीं भी Cl नहीं दे रखा, लेकिन Cl हमारे यहाँ भी दे रखा 1, तो Cl भी हमारा बैलेंस है, तो दोस्तों हम Cl के साथ भी कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसके बाद में देखते हैं हमारा सोडियम कितने दे रखे दोस्तों, सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, सोडियम भी हमारे दोस्तों बैलेंस है। इसके बाद में देखते हैं कार्बन हमारा 1 है, कार्बन 1 है दोस्तों बैलेंस है। ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ 3 है, ऑक्सीजन 1 यूरा और 2 यूरा, 3 ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, हम पिछले पेज पे हमने वैसे भी लिख चुके हैं, यहाँ भी लिख लेंगे कि अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे, कि लिखो अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल व CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण करता है। अब दोस्तों आप एक नोट लिखेंगे, NOT नोट। दोस्तों अभी तो हमने अम्ल की अभिक्रिया पढ़ी है, जिस तरह से हम हर किसी के साथ क्षार की अभिक्रिया पढ़ते आ रहे, तो क्षार की भी लिखनी पड़ेगी। तो दोस्तों क्षार की अभिक्रिया से पहले आप एक पॉइंट लिखेंगे कि क्षार, लिखेंगे NOT नोट, मैंने लिख दिया कि क्षार धातु कार्बोनेट, यानी क्षार धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन
कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो आप ध्यान रखेंगे कि क्षार धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता। तो दोस्तों हमें क्षार की अभिक्रिया नहीं पढ़नी, नहीं करता है। तो आप एक पॉइंट लिखेंगे कि क्षार धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता। दोस्तों ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ भी लिख रखा होगा, हाँ लिख रखा दोस्तों, कि क्षार धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता। तो दोस्तों यानी हेडिंग डाल सकते हैं कि आप अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया, यानी अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया है। तो दोस्तों पढ़ेंगे, देखो जब भी अम्ल व क्षार, यानी क्या है लिख रहा, जब भी अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण के साथ जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी आप समझेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे क्या है, क्या कह रहा कि जब भी अम्ल, दोस्तों अम्ल ले लीजिए, आप कोई सा भी अम्ल ले लीजिए, HCl ले लीजिए दोस्तों, HCl ले लीजिए, CH3COOH ले लीजिए, कोई सा भी ले लिए। तो जब भी अम्ल व क्षार, यानी क्षार में क्या नाम लगेगा, KOH ले लिया, NaOH ले लो, कोई सा भी ले लो। जब भी अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण के साथ, यानी लवण का निर्माण तो होगा, साथ में जल का निर्माण भी होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में यानी पूछने की संभावना है कि पूछ लेगा कि एक नंबर में पूछ लेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मैंने बताया कि जब भी अम्ल और क्षार, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे, यानी जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एक तो हमारा लवण का निर्माण होगा और साथ में क्या, साथ में जल का निर्माण होगा। दोस्तों मैंने इतना पढ़ा है कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। अब आप अम्ल कोई सा भी ले लीजिए, जैसे हम ले लें, हम अम्ल कोई सा भी ले लें, जैसे ले लें HCl। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोस्तों इसका नाम भी लिखते चले साथ के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षार दोस्तों कोई सा भी क्षार ले लीजिए, दोस्तों ले लें क्षार NaOH। NaOH का मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने क्या बताया, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का। तो HCl देखो दोस्तों, इससे Na निकलेगा, इससे Cl निकलेगा, तो क्या बना, NaCl। NaCl का होता है, जो हमारा NaCl होता है वो होता है हमारा नमक। NaCl क्या होता है, नमक। हम दोस्तों NaCl को नमक भी कहते हैं। और दोस्तों अगर आप इसका वैसा नाम लिखना तो Na का नाम क्या है, सोडियम, और दोस्तों Cl का मतलब क्या है, क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड और साथ में जल का मतलब H2O, यानी जल का निर्माण होता है। देखो एक H तो ये रहा, एक H रहा, 2 और एक ऑक्सीजन होता है, H2O बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो दोस्तों आप समझेंगे क्या करा, मैंने बताया कि जब भी अम्ल का मतलब अम्ल दोस्तों, अम्ल और क्षार, जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण के साथ जल का निर्माण होता है। जैसे HCl और NaOH ने मिलकर अभिक्रिया करी तो NaCl का निर्माण हुआ, जिसे हम नमक कहते हैं, यानी लवण कहते हैं, वो साथ में जल का निर्माण भी होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आपको ध्यान रखना है कि एक अभिक्रिया और कर लेते हैं। जैसे दोस्तों एक अम्ल का उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे HNO3। HNO3 हमारा क्या है, HNO3 हमारा एक वो है, अम्ल है। इसे क्या बोलते हैं, HNO3 का जो सूत्र है दोस्तों, नाइट्रिक, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। अगर आप इसे नाइट्रिक अम्ल बोल दे तो सोडियम नाइट्रेट भी हाइड्रोजन नाइट्रेट भी बोल सकते हैं। और साथ में क्या लेंगे, कोई सा भी क्षार ले लीजिए दोस्तों, जैसे हम NaOH ले लेंगे, तो क्या होगा, किस चीज़ में टूटेगा, देखो दोस्तों यहाँ से Na निकलेगा और यहाँ से NO3 निकलेगा, तो क्या NaNO3 क्या बना है, सोडियम। Na का मतलब क्या होता है दोस्तों, Na का मतलब होता है सोडियम, और NO3 का मतलब क्या होता है, नाइट्रेट। ये क्या, सोडियम, जो बिल्कुल ऊपर नाम लिखे दोस्तों, सेम टू सेम ऐसे नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना, साथ में जल का निर्माण होगा H2O। तो आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण का निर्माण होगा। जैसे आपने देखा कि HNO3 ने और NaOH ने क्रिया की तो सोडियम नाइट्रेट बना और H2O का मतलब नहीं जल बना। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये हमारा होता है लवण।
क्या होता है हमारा लवण। तो दोस्तों ये चीज़ जो मैंने आपको इस पेज पे समझाई, ये चीज़ मैंने इस पेज पे लिख रखी। कैसे? जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण के साथ जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना कि जब भी अम्ल जैसे HCl और NaOH ने करी तो NaCl बना, जिसे हम नमक बोलते हैं, और H2 यानी जल का निर्माण होता है। तो जब भी अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, साथ में जल का निर्माण भी होता है। जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3 जैसे नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ये क्या है NaOH यानी क्षार है। जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक लवण बनेगा और साथ में जल का निर्माण होगा। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अगली अभिक्रिया क्या है। दोस्तों जैसे अगली अभिक्रिया दे रखी कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, यानी धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? जब भी अम्ल व धात्विक ऑक्साइड से, जब भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ, दोस्तों अम्ल नहीं बस यहाँ है, जब भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ में जल का निर्माण होता है। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? नहीं दोस्तों कोई धातु होगी और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उसे धात्विक ऑक्साइड कहेंगे ना। तो आप अगली हेडिंग डालेंगे कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो जब भी अम्ल और धात्विक ऑक्साइड, कोई सा भी धात्विक, जैसे दो धातु कौन से, सोडियम NO भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं, यानी जब भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ में जल का निर्माण होता है। बहुत आसान है, कुछ नहीं, क्या करेंगे, जैसे हमारा अम्ल ले लेंगे। अम्ल क्या है हमारा? जैसे दोस्तों हम HCl ले लेंगे, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड का मतलब है यानी जो हमारा धातु और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो। जैसे दोस्तों हम क्या ले लें, CuO ले लें। CuO का मतलब क्या दोस्तों? Cu का मतलब धातु है, यानी कॉपर एक धातु है और वो ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड है। तो क्या बनेगा दोस्तों? इससे Cu निकलेगा और इससे Cl निकलेगा। तो क्या बनेगा? CuCl2 और प्लस में दोस्तों एक ऑक्सीजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, तो हम क्या बना लेंगे? इसे H2O बना लेंगे। अब दोस्तों इसे बैलेंस कर लेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया, पर सीख लीजिए। देखो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2, तो दोस्तों यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो बताइए कि हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए। Cl यहाँ 2 है, देखो दोस्तों ये इससे इनका इससे मकसद होता है, तो Cl 2 है और यहाँ भी Cl हमारे 2 है, Cl भी बैलेंस है। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, नहीं बैलेंस है। तो जब भी यानी अम्ल, आप यहाँ लिख लेंगे अम्ल धात्विक ऑक्साइड, यानी धातु होगा, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है हमारा? धातु ऑक्साइड। यानी जब भी अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा दोस्तों क्या लिखा? लवण। तो लवण के साथ जल का निर्माण होता है, तो क्या बनेगा दोस्तों? लवण। इसे क्या बोलेंगे? लवण और साथ में जल। ये सब हमारे ऊपर बने हुए हैं दोस्तों, आप इन्हें देख सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ बनी है। यानी मैंने बताया कि जब भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और साथ में जल का निर्माण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है दोस्तों, आप इसे नोट करके रख लीजिए, इन सबको यानी लिखते रहिए अपनी कॉपी में। अब देखेंगे दोस्तों अगली अभिक्रिया है, क्या करा दोस्तों? दोस्तों अब करते हैं अगला टॉपिक के पास चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। जैसे दोस्तों इसमें दे रखा कि क्षार की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी हेडिंग है क्या? तो अब तो अम्ल ने उसके साथ अभिक्रिया, अब क्षार के साथ भी तो देखेंगे दोस्तों। क्षार के साथ क्या करा? देखिए जब क्षार धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ जल का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों अम्ल ने करी ना, सेम टू सेम बिल्कुल क्षार भी इसी तरह से अभिक्रिया दिखाता है। यानी जिस तरह से अम्ल ने अभिक्रिया करी उसी तरह से क्षार भी दोस्तों अभिक्रिया दिखाएगा, यानी क्षार की भी एक अभिक्रिया। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी क्षार धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ में जल का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों पिछली अभिक्रिया है, सेम टू सेम ये वाली अभिक्रिया भी ऐसी है कि जब भी क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ में जल का निर्माण होता है। अब दोस्तों देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है पीएच स्केल या पीएच पैमाना। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल या पीएच पैमाना, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। दोस्तों जैसे वह स्केल जिसका उपयोग विलयन, क्या दोस्तों? वह स्केल जिसका उपयोग विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है तथा बीच में 7 लिखा होता है। यानी दोस्तों हल्का सा पीएच के बारे में इसमें दे रखा कि पीएच स्केल क्या होता है। यानी वह स्केल जिसका उपयोग यानी पीएच स्केल का उपयोग किस में करेंगे? विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। दोस्तों कोई किसी बीकर में कोई विलयन भरा हुआ है, कोई बीकर लीजिए, जैसे दोस्तों कोई बीकर लीजिए इस तरह का, और दोस्तों इसमें कोई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भरी है, यानी H+ के अणु हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। तो इसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल यानी
करने के लिए किया जाता है, यानी इसके आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या जाता है इसका उपयोग। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के बीच की संख्या अंकित होती है, इसमें 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है तथा बीच में 7 लिखा होता है। नहीं पीएच स्केल में आपसे पूछा है तो पीएच स्केल में बोल देंगे कि 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है तथा बीच में 7 लिखा होता है। अब देखते हैं कि पीएच स्केल के गुण। जैसे दोस्तों पीएच स्केल के गुण के बारे में बात करें तो देखो पीएच स्केल के गुण क्या होते हैं। यदि किसी विलयन में उपस्थित पीएच मान 7 हो तो वह उदासीन होगा। अगर दोस्तों 7 है, आपको ध्यान रखना कि अगर पीएच स्केल में अगर 7 है, अगर पीएच मान 7 है, आपसे पूछ लेता है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह क्या होगा, तो ध्यान रखना पीएच मान 7 पे क्या होता है, उदासीन। तो क्या लिखेंगे, उदासीन होगा। 7 पे क्या आता है, उदासीन। तो आप ध्यान रखना कि अगर 7 है तो उदासीन होगा। अगर पीएच मान 7 से कम, 7 से कम है तो क्या होगा, अम्ल होगा। अगर पीएच मान 7 है उदासीन, 7 से कम है तो अम्ल। अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा, अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, फिर होगा हमारा क्षार। इसे बोल सकते हैं अम्लीय, अम्लीय। उसे क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं क्षारीय। क्या बोलते हैं, अम्लीय क्षारीय। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, यहाँ भी मैंने बिल्कुल सेम टू सेम वही पॉइंट लिखे जो मैंने आपको बताया। यदि किसी विलयन में उपस्थित पीएच मान 7 हो, अगर पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा। अगर 7 है तो उदासीन होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। नहीं दोस्तों जो मैंने यहाँ लिखा बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर पीएच मान 7 है उदासीन, 7 से कम है अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। आपको बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर पीएच मान 7 है उदासीन, 7 से कम है अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। ये भी मैंने दोस्तों पॉइंट लिख रहे हैं। पीएच मान 7 उदासीन, पीएच 7 से कम अम्लीय, पीएच 7 से अधिक तो क्षारीय। अब दोस्तों देखते हैं कि पीएच स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग, यानी जो हम दैनिक जीवन है हमारा उसमें पीएच स्केल का हम कैसे कैसे उपयोग करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे पीएच स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग, यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच मान के क्या क्या उपयोग होते हैं वो उपयोग लिखेंगे। तो पीएच स्केल के दैनिक जीवन में उपयोग आप नंबर 1 करके डाल सकते हैं। दोस्तों आप एक नंबर 1 करके डाल सकते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच पैमाने के महत्व इस प्रकार है। यानी दोस्तों एक नहीं अभी तो बस आप हेडिंग डालेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच पैमाने के महत्व इस प्रकार है। अब दोस्तों कौन कौन से महत्व है उन्हें देखेंगे जैसे करके। दोस्तों नंबर एक दे रखा है कि पीएच पैमाने का उपयोग अम्लीय वर्षा की जांच के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर कहीं अम्लीय वर्षा होती है तो उसकी वर्षा की जांच के लिए किया जाता है कि उसका पीएच मान कितना है, 7 है, 7 से कम है, 7 से ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि पीएच पैमाने का यानी पीएच पैमाने का उपयोग बताइए, तो दोस्तों आप बता देंगे कि पीएच पैमाने का क्या उपयोग होता है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। उसके बाद में नंबर 1 हो गया। उसके बाद नंबर 2 देखेंगे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मिट्टी का पता लगाने के लिए, मिट्टी में कितनी उपजाऊ शक्ति है उसे पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, हमारे पाचन तंत्र में दोस्तों जो हमारा आमाशय होता है, जो हमारा पेट होता है, उसमें अम्लों की जानकारी के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं कि आप बताएंगे कि जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारे पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित अम्लों की जानकारी के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पीएच पैमाने का उपयोग अम्लीय वर्षा की जांच के लिए किया जाता है। नंबर 2, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। और नंबर 3, हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित अम्लों की जानकारी के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो यानी यही लिखा हुआ है, हमारे पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है। मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप क्या नाम लिख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन। हमारे पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है और अम्लीय वर्षा में H2SO4 व HNO3 शामिल होते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि अम्लीय वर्षा कौन कौन से अम्ल की होती है, तो ध्यान रखना इसमें H2SO4 और HNO3 उपस्थित होता है। तो अम्लीय वर्षा में H2SO4 व HNO3 शामिल या उपस्थित होता है। तो दोस्तों पीएच पैमाने के दैनिक जीवन में उपयोग भी आपके समझ में आ गया होगा कि पीएच पैमाने का दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करते हैं। यानी नंबर 1 था कि पीएच पैमाने का उपयोग अम्लीय वर्षा की जांच के लिए किया जाता है, जो अम्लीय वर्षा होती है उसकी जांच के लिए। नंबर 2, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का पता लगाने के लिए। और नंबर 3, हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित अम्लों की जानकारी के लिए भी पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जैसे मैंने पीएच स्केल की एक टेबल बनाई कि अगर हमारी पीएच स्केल ऐसा है, दोस्तों पीएच स्केल की एक टेबल है, आप भी इसे टेबल को नोट कर सकते हैं कि देखिए अगर
दोस्तों आप भी, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है टेबल कि आप भी सब बना लीजिए। जैसे यानी मैं ऐसे लेके, मैंने क्या लिखा इस पर, मैंने लिखा कि इस पे 0 से लेकर 7 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 और 14। मैंने बताया कि 0 से लेकर 14 तक इस पर संख्या अंकित होती हैं। अगर दोस्तों यहाँ की बात करें, जो यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा उदासीन। उदासीन का मतलब उन पर कोई भी आवेश नहीं होता। क्या होता है? उदासीन। दोस्तों अगर हम इधर की बात करें, मैंने बताई थी अगर 7 से कम, अगर हमारा 7 से कम है तो 7 से कम पे क्या होगा, 7 से कम है तो दोस्तों इधर को चलेंगे तो क्या होगा, अम्लीय। 7 से कम अम्लीय। और दोस्तों अगर 7 से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, फिर होगा क्षारीय। दोस्तों पीएच स्केल की इस तरह से एक टेबल पूछ लेता है तो आप इस टेबल को भी चाहे बना सकते हैं कि अगर हमारा 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। दोस्तों सेम टू सेम मैंने टेबल बना रखी है कि अगर 7 पे है हमारा, दोस्तों जैसे 7 पे है यहाँ, तो 7 पे क्या होगा, 7 पे हमारा उदासीन होगा। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा हमारा, 7 से ज़्यादा होगा तो हमारा क्षारीय होगा। तो आप ये भी ध्यान रखना कि अगर हमारा क्या है कि यानी पीएच पैमाने की टेबल कैसे होती है, अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, और 7 पे है तो उदासीन। दोस्तों बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा दोस्तों कई बार पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा कैसा होता है। दोस्तों आपको चित्र दिख रहा होगा कि एक बीकर है दोस्तों, एक बीकर के अंदर एक तो एनोड की छड़ लगी हुई है, कैथोड की, एनोड की और कैथोड की। दोस्तों आप इस चित्र को बना सकते हैं, या मैं इस चित्र का जो पीडीएफ है यानी वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। वो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये है, हमारा एक बीकर है, उसमें एक तो एनोड की छड़ लगाई, एक मैंने कैथोड की छड़ लगाई, और उसे मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। दोस्तों ये एक बैटरी से जोड़ दिया इसमें, और मैंने इसमें NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मैंने भर दिया। सोडियम क्लोराइड का मैंने इस पर जलीय विलयन भर दिया। अब दोस्तों देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं इसे, यहाँ देखो क्या है, जब सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन, जब सोडियम क्लोराइड के दोस्तों जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। दोस्तों सोडियम क्लोराइड ही तो है, ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन तो है। यानी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है दोस्तों, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का ध्यान रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है ना दोस्तों हमारा, वो होता है हमारा NaOH। क्या, NaOH। तो यही है कि क्या करा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा, तो इसमें मैंने यही लिखवा रखा, आप देखेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जो सोडियम क्लोराइड है उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया में क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरीन गैस को क्लोर गैस ही बोलते हैं। क्लोर गैस का निर्माण Cl2 का निर्माण तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH क्या हमारा दोस्तों, हम NOH पढ़ गए, NOH हमारा क्षार, NOH का निर्माण होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों कुछ नहीं, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं बताऊंगा क्या है, आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेंगे, यानी तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेंगे तो क्या होगा इसमें दोस्तों, NaCl का हम इसमें जलीय विलयन लेंगे। तो दोस्तों जैसे हम इसमें घेरेंगे तो इसमें हम एक जो एनोड हमारा प्लस है और कैथोड हमारा क्या माइनस सिरे से जोड़ देंगे। तो दोस्तों क्या होगा, इसमें जैसे हम बैटरी है तो दोस्तों करंट ही बहेगा। तो दोस्तों जैसे इसमें करंट बहेगा तो जो हमारा NaCl होता है ना दोस्तों, हमारा जो NaCl होता है, यानी दोस्तों NaCl, तो NaCl की एक खासियत होती है कि NaCl टूट जाता है, काय में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में, NaCl प्लस Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। और इसके बाद में हमारी इसमें कुछ और भी होगा, क्या हमने डाला कि इसका जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब तो जल भी कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में। तो आपको पता है कि प्लस माइनस की ओर की तरफ भागेगा। तो दोस्तों ये बताओ कि OH माइनस की OH यानी OH Na की तरफ भागेगा और इसके साथ भागेगा तो किसका, NaCl का, यानी Cl का निर्माण होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। अब मैं बताऊंगा कैसे दोस्तों, यानी ये Cl है नहीं, ये HCl की तरफ को नहीं भागता है, नहीं ये अलग गैस यानी अलग में बनता है, इससे मैं बताऊंगा कैसे।
क्लोर क्षार प्रक्रिया दोबारा देखो, मैंने बताया कि एक बीकर में हमने किसका, एक तो NaCl, NaCl का मतलब क्या दोस्तों, NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl और हमारा H2O, NaCl प्लस H2O को मैंने डाला और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा का मतलब दोस्तों मैंने ये बैटरी से जोड़ा ना, बैटरी, ये विद्युत धारा ही तो है। तो दोस्तों यहाँ से तो Na निकलेगा और दोस्तों यहाँ से OH, क्योंकि जो अगर मैं H2O को तोड़ लूँगा तो H2O कैसे टूटेगा, एक तो H प्लस टूटेगा और OH माइनस में। मैं NaCl को तोड़ा लगूँ तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में, ऐसा तो टूटेगा। तो दोस्तों यानी Na प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, OH पे भी माइनस होता है, तो क्या होगा, ऐसे तो Na और ऐसे OH, क्योंकि माइनस प्लस की ओर भागेगा तो क्या मिलेगा, NaOH का निर्माण होगा। NaOH का निर्माण होगा, यानी जिसे बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण ही पढ़ रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। साथ में किसका निर्माण हुआ, साथ में दोस्तों एक तो H ये है, एक और H हो जाएगा तो क्या, यानी H2 का निर्माण होगा। और बताया कि साथ में Cl, Cl का मतलब Cl2 का निर्माण हो जाएगा, Cl2 का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों अब इसे बैलेंस करना, देखिए Na कितने हैं, Na1 Na1, Cl कितना, Cl1, लेकिन Cl2 है, तो दोस्तों यहाँ भी हम 2 लगा देंगे तो क्या होगा हमारा, अब हमारे Cl तो 2 हो गए, लेकिन हमारे अब Na भी यहाँ 1 है, यहाँ Na 2, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, लेकिन हाइड्रोजन 2 तो यहाँ है और 2 यहाँ है, 4 है, तो 2 हम यहाँ लगा देंगे, तो हाइड्रोजन भी हमारे 4 हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की दोस्तों, ऑक्सीजन हमारे यहाँ 2 है और दोस्तों यहाँ भी हमारे ऑक्सीजन 2 है, यानी हमारी सारी चीज़ बैलेंस होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्यों क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये होता है हमारा क्षार, और जो Cl होता है वो क्या होता है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन। तो इसे क्लोरीन को क्या बोलते हैं, इसे क्लोरीन को क्लोर भी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना कि क्लोरीन को क्या क्लोर ही बोलते हैं, और क्षार तो क्षार है ही है। तो इसमें हमारा सोडियम क्लोराइड, और जब भी हम जल को सोडियम क्लोराइड के विलयन को यानी हम जल में घोलेंगे तो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, साथ में क्लोरीन गैस ही बनेगी, जिसे हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में क्लोरीन गैस के कुछ उपयोग भी हैं, पढ़ेंगे क्लोरीन गैस के कुछ उपयोग या क्लोरीन के कुछ उपयोग। नंबर 1, जल को स्वच्छ बनाने में। दोस्तों जो हमारा क्लोरीन होता है उसका उपयोग किस में होता है, जल को स्वच्छ बनाने में। स्वच्छ का मतलब दोस्तों जल को सुंदर बनाने में। नंबर 2 लिख सकते हैं कि स्विमिंग पूल के पानी को साफ करने में, यानी जो Cl होता है यानी क्लोरीन होता है उसका उपयोग स्विमिंग पूल में जो पानी होता है ना उसको साफ करने में भी किया जाता है। नंबर 3, PVC के पाइप बनाने में, यानी जो हमारा क्लोरीन गैस है ना, क्लोरीन है, इसका उपयोग PVC के पाइप, PVC का पाइप, PVC की फुल फॉर्म भी लिख लेना दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल दोस्तों ये वाई है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो दोस्तों क्लोराइड नहीं क्लोरीन, पॉलीविनाइल क्लोरीन, ये हमारी PVC की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे 1 नंबर के आते हैं ना बहुविकल्पी क्वेश्चन, यानी उनमें पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखना कि PVC की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नंबर 3 है कि रोगाणुनाशक के रूप में, जो PVC का प्रयोग होता है उस किसमें, रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है, यानी PVC का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हाइड्रोजन के उपयोग। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग आजकल ईंधन के रूप में भी हो रहा। नंबर 2, खाद बनाने में, यानी दोस्तों जो हमारा ये है हाइड्रोजन, इसका उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। और नंबर 4 है मार्गरीन बनाने में। दोस्तों मार्गरीन होता है जो हम ब्रेड पर लगा के नहीं खाते बटर, उसे मार्गरीन बोलते हैं, तो मार्गरीन बनाने में भी किया जाता है। तो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में, खाद बनाने में और मार्गरीन बनाने में। आपको ये सारे उपयोग समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं कि NaOH के उपयोग। हमारा NaOH क्या होता है, उसके उपयोग दोस्तों धातुओं से ग्रीस हटाने में। जो हमारा NaOH होता है ना उसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में, जो हमारी धातु होती है ना उनसे ग्रीस हटाने में NaOH का उपयोग किया जाता है। तो आप लिखना है कि धातुओं से ग्रीस हटाने में। नंबर 2, साबुन या अपमार्जक का मतलब सरफ बनाने में भी तो NaOH का उपयोग दोस्तों कई बार पूछा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार यानी 1-2 नंबर में आ जाता है कि NaOH के उपयोग बताइए। तो धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन या अपमार्जक बनाने में, कागज़ बनाने में और कृत्रिम फाइबर बनाने में। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये भी किसके NaOH के उपयोग है। तो दोस्तों ये सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि हमारी
अगली विधि अगला किसके बारे में पूछा, तो आप आपके ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि Cl के उपयोग क्या है, यानी हाइड्रोजन गैस के उपयोग क्या है, NaOH के उपयोग क्या है। तो दोस्तों अगली देखिए कि विरंजक चून जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखिए तथा इसका रासायनिक सूत्र भी लिखिए तथा इसे लिखे, और दोस्तों इसे किस प्रकार बनाया जाता है वह इसके उपयोग भी लिखे। तो दोस्तों सब चीज़ लिखेंगे कि यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या पूछा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, इसका बहुत यानी रासायनिक नाम, इसे कैसे बनाया जाता है और इसके उपयोग वगैरह सब लिखे। तो दोस्तों देखेंगे विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, वह इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। यानी दोस्तों आप ध्यान रखना कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है दोस्तों कैल्शियम, क्या ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनेगा दोस्तों, जैसे अगर हम इसका इस रासायनिक नाम हो गया रासायनिक सूत्र Ca का मतलब होता है कैल्शियम, O का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन ऑक्सी, और Cl2 का मतलब होता है क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम पूछे, नाम क्या है इसका, ये तो नाम है, और अगर आपसे सूत्र पूछेगा तो सूत्र क्या है, ये वाला इसका सूत्र है। तो दोस्तों भी मैंने यहाँ भी ये चीज़ लिखवाई कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, वह इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। तो दोस्तों आप ये दोनों चीज़ नोट कर लेंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम Ca का मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सीजन और क्लोराइड का मतलब Cl, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अब इसे बनाने की विधि है दोस्तों, बनाने की विधि व उपयोग है, लेकिन हम बनाने की विधि पढ़ेंगे। पहले बनाने की विधि और फिर उपयोग, यानी दोनों चीज़ एक साथ दे रखी, बनाने की विधि और उपयोग, या हम इसे बनाना और उपयोग भी देख सकते हैं, यानी कैसे बनाएंगे और उसके उपयोग। इसे बनाने की विधि और उपयोग देखेंगे कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। दोस्तों देखेंगे कैसे होता है निर्माण। देखो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या रह है दोस्तों, देखो हमारा जो है ना Ca, आप ध्यान रखेंगे ये CaOH की होल ट्वाइस, CaOH की होल ट्वाइस, ये क्या होता है हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना। इसे हम लिख लेंगे कि शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुए चूने पर क्लोरीन गैस यानी Cl2 की क्रिया कराने पर, तो दोस्तों हमें किस की ज़रूरत है, हमें एक तो C की ज़रूरत है, तो हमें Ca की ज़रूरत है, Ca मिल गया हमें। उसके बाद एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो एक ऑक्सीजन लेंगे ऑक्सीजन, और एक Cl2 लेंगे Cl2। यही हमारा क्या होता है विरंजक चूर्ण जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। विरंजक चूर्ण कह रहा है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 होता है इसका नाम, इसे हम विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। अब क्या बचा दोस्तों हमारा, देखो दोस्तों अगर ये ब्रैकेट में ऐसा है तो इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं। तो अब हमारा ऑक्सीजन तो एक चला गया क्योंकि एक ऑक्सीजन तो यहाँ आ गया, अब 2 तो हाइड्रोजन बचे और एक ऑक्सीजन, तो मैं कैसे लिख दूँ, मैं लिख दूँ H2O, यानी जल का निर्माण होगा, साथ में जल का निर्माण होगा। तो दोस्तों जो चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई ना सेम टू सेम ये चीज़ यहाँ है। देखो शुष्क बुझा हुआ चूना, ये हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना है, शुष्क बुझा हुआ चूना ही तो है दोस्तों, ये शुष्क बुझा हुआ चूना। जब भी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस यानी Cl2 की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण हो गया दोस्तों। अब बाद में देखते हैं कि इसके उपयोग। दोस्तों ये अभिक्रिया यहाँ भी आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि CaOH की वोल्टेज पर जब Cl2 की अभिक्रिया करेंगे तो CaOCl2 का निर्माण होगा, साथ में जल का निर्माण भी होगा। अब दोस्तों ये सारी यानी इसके उपयोग देख लेते हैं कि इसके उपयोग कैसे कैसे। देखो नंबर 1 दे रखा कि उपयोग, हेडिंग डालेंगे कि उपयोग कैसे कैसे लिखेंगे उपयोग। नंबर 1 सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब दोस्तों जो क्रीम पाउडर ये सुर्गी वगैरह होती है सब इसी से ही बनती है। तो सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, यानी विरंजक चूर्ण का। और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2। दोस्तों विरंजक चूर्ण के उपयोग पूछ सकता है कि आपके एग्जाम में कि विरंजक चूर्ण के क्या उपयोग होते हैं, तो आप इसके उपयोग लिख सकते हैं कि इसके उपयोग कैसे कैसे हैं। इसके बाद में नंबर 2 विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में कपड़ों से
दोस्तों विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में कपड़ों से विरंजन के लिए किया जाता है। यानी दोस्तों कपड़ों से जो कलर वगैरह लग जाता है ना रंजक, तो उनके लिए किया जाता है। नहीं जो कपड़ों पर कलर वगैरह चढ़ जाता है उसे हटाने के लिए किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में कपड़ों से विरंजन के लिए किया जाता है। नंबर 3, विरंजक चूर्ण का उपयोग, यानी जो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग रासायनिक उद्योग में अपचायक के रूप में किया जाता है। यानी जो हमारे रासायनिक उद्योग होते हैं ना उसमें विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, विरंजक चूर्ण का उपयोग जल में जीवाणु से मुक्त रखने के लिए किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग जल को जीवाणु से मुक्त रखने के लिए किया जाता है या रोग नाशक के रूप में भी किया जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि जो विरंजक चूर्ण होता है उसका उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है। उसका उपयोग यानी एक तो सौंदर्य प्रसाधन, यानी जो क्रीम पाउडर वगैरह होता है इनके लिए किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। नंबर 2, विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है। वस्त्र उद्योग का मतलब कपड़े उद्योग में भी किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग रासायनिक उद्योग में भी किया जाता है। यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग रासायनिक उद्योग में भी किया जाता है। और नंबर 4 है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग जल को, यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग जल को जीवाणु से मुक्त, यानी जल को जीवाणु से मुक्त रखने के लिए किया जाता है, रखने के लिए या रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। दोस्तों आप सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे लिख लेना। और नंबर 5 नोट करके लिखें, यह अभिक्रिया हेसन क्लेवर प्लांट में होती है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हेसन क्लेवर प्लांट है। तो दोस्तों अगर आपसे कभी पूछे कि यह अभिक्रिया कहाँ होती है तो आप ध्यान रखना कि जो विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया होती है कहाँ होती है, हेसन क्लेवर प्लांट में होती है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हेसन क्लेवर प्लांट है। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि यह अभिक्रिया हेसन क्लेवर प्लांट में होती है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हेसन क्लेवर प्लांट है। तो यानी मैंने आपको 2 अभिक्रिया पढ़ाई, एक तो NaOH, यानी अगर पूछे कि NaOH की अभिक्रिया कहाँ होती है, यानी NaOH की अभिक्रिया का नाम क्या है, तो उसका नाम है क्लोर क्षार प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट है क्लोर क्षार प्रक्रिया। और मैंने दूसरा लिखवाया कि CaOCl2 का मतलब विरंजक चूर्ण। तो इसकी यानी कौन सी में यह भी क्रिया हुआ है, हेसन क्लेवर, कौन सा, क्लेवर प्लांट। तो आपको ध्यान रखना कि यह अभिक्रिया हेसन क्लेवर प्लांट में होती है। तो NaOH की जो अभिक्रिया होती है, जो NaOH वाली होती है वो तो होती है क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा, और CaCl2 वाली होती है हेसन क्लेवर प्लांट में। तो यानी यह अभिक्रिया हेसन क्लेवर प्लांट में होती है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हेसन क्लेवर प्लांट है। तो दोस्तों आपको ये अभिक्रिया भी ध्यान रखनी है। दोस्तों ये जो मैं ये पॉइंट कराना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में दोस्तों बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, सूत्र व लिखो, वैसे कैसे बनाया जाता है बारे में लिखो। दोस्तों बेकिंग सोडे के बारे में आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों देखिए, इधर देखेंगे इस वाले पेज पर। दोस्तों जैसे हमारा है बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडे का मतलब दोस्तों जो हमारा खाने वाला सोडा होता है उसकी बात कर रहा है। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट तथा इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। दोस्तों कुछ नहीं, बहुत आसान है, मैं बताऊंगा क्या कह रहा है। देखो इसने कही है कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम, अगर मैं बात करूँ सोडियम या हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं दोस्तों। हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं बाई, सोडियम हाइड्रोजन या बाई कार्बोनेट। उसका दोस्तों ये तो नाम है रासायनिक, दोस्तों मैं शॉर्ट भाषा में लिख दूँ, ये तो इसका रासायनिक नाम है। और दोस्तों अगर इसकी रासायनिक सूत्र की बात करें तो देखो सोडियम का मतलब क्या होता है, Na। दोस्तों हाइड्रोजन को हम H लगाएंगे या बाई भी कह सकते हैं। और कार्बोनेट का मतलब है CO3। दोस्तों कुछ नहीं, आसान है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो अगर मैं बात करूं कि इस बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम लिखो, तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। क्या रासायनिक सूत्र होता है। तो अगर हम बात करें बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट तथा इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। दोस्तों ये तो यहाँ तक की बात होगी कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट तथा इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसके बाद देखते हैं इसे बनाने की विधि, इसे कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आप हेडिंग डाल सकते हैं कि बनाने की विधि। क्या हेडिंग डाल सकते हैं दोस्तों आप, बनाने की विधि।
बनाने की विधि। दोस्तों कुछ नहीं, बनाने की विधि बहुत आसान है, मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल। आप नोट्स बना सकते हैं इसमें से, लेकिन समझ लेंगे आप, मैं समझाऊंगा आपको इस पर। सबसे पहले क्या कह रहा है देखो, सबसे पहला कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों हमारा NaCl, यानी NaCl। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को अमोनिया तथा, अमोनिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, अमोनिया का मतलब होता है NH3। दोस्तों यहाँ लिख रखा भी है कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को अमोनिया यानी NH3 तथा, तथा का मतलब तथा, और CO2 तथा CO2, अमोनिया तथा CO2 व जल। जल का मतलब H2O, जल का मतलब दोस्तों क्या होगा, H2O। H2O मिलकर CO2 गैस व जल यानी H2O मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं देखो दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट बनने के लिए हमें किसकी जरूरत है, एक तो सोडियम की, तो हमें क्या लेंगे, हम Na ले लेंगे इससे, सही है। इसके बाद में दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई के लिए दोस्तों एक हाइड्रोजन लेंगे, तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 3 है, तो हम इससे एक हाइड्रोजन लेंगे NH, और उसके बाद में CO2 दोस्तों यहाँ है, और एक दोस्तों ऑक्सीजन ले लेंगे, तो CO3 बन जाएगा। तो बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया नहीं बन गया। उसके बाद हमारा क्या बचा, एक तो हमारा NH बचा, N बचा, NH बचा दोस्तों, 3 तो यहाँ थे दोस्तों, 2 तो यहाँ बचे थे और 2 है, तो NH4, और एक हमारा बचा Cl, NH4Cl। तो हमारा क्या बना दोस्तों, देखो इसका नाम क्या है, सोडियम NaCl को हम क्या लिख सकते हैं, इनके रासायनिक नाम भी ध्यान रखना दोस्तों। सोडियम क्लोराइड दोस्तों ये होता है नमक, जो मैंने आपको कल बताया था, क्या होता है, ये होता है नमक। सोडियम क्या होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में क्या होता है, अमोनिया, क्या होता है, ये होता है दोस्तों अमोनिया। ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत बड़ा नाम है, आप लिख सकते हैं इसका नाम क्या, सोडियम, जो भी मैं ऊपर लिखा है ना बिल्कुल सेम टू सेम नाम है दोस्तों, जो हम बनाने की विधि देख रहे थे, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट, और इसका नाम क्या, अमोनिया या अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों देखिए मैंने क्या बताया कि इसे बनाने की विधि, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को अमोनिया NH3 तथा CO2 गैस व जल H2O का मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। नहीं, हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण में किस की, NaCl की जरूरत है, NH3 की जरूरत है, CO2 की जरूरत है और H2O की जरूरत है, तो यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा बन जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि इसके उपयोग दोस्तों, इसके उपयोग भी पूछा था। तो दोस्तों ध्यान रखना कि बेकिंग सोडे का उपयोग पाव, रोटी तथा केक बनाने में किया जाता है। दोस्तों ये बेकिंग सोडा वो वाला सोडा जो हम खाने का सोडा बोलते हैं, जिसका उपयोग हम खाने में करते हैं, तो बेकिंग सोडे का उपयोग पाव, रोटी तथा केक बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है इसका उपयोग काय में, बेकिंग सोडे का उपयोग पाव, रोटी तथा केक बनाने में किया जाता है। नंबर 2 दोस्तों मैं इसके उपयोग लिख पा रहा हूँ आपको, नंबर 2 करके लिख सकते हैं कि इसका उपयोग अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में किया जाता है। यानी जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, हाँ खाने का सोडा है दोस्तों, इसका उपयोग अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में किया जाता है। नहीं दोस्तों, जहाँ अम्ल ज़्यादा पाया जाता है उसकी अधिकता को उदासीन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है। नहीं दोस्तों, जो सोडा अम्ल पीने वाला सोडा होता है ना उसमें, या अग्निशामक का मतलब जो दोस्तों में होते हैं ना फायर, जैसा अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहाँ लाल कलर का सिलेंडर यानी लाल कलर का सिलेंडर सा टंग रहा होगा दोस्तों, वो ही क्या होता है, अग्निशामक यानी आग बुझाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आप एक नोट करके लिखेंगे, नोट, सोडियम क्लोराइड NaCl अमोनिया NH3 को जल से भरे बीकर में डालने पर अमोनिकल ब्राइन विलयन का निर्माण होता है तथा इसमें CO2 गैस छोड़ने से बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। दोस्तों क्या कह रहा, देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक हमने इतना बड़ा बीकर लिया दोस्तों, बीकर लिया और इसमें हमने क्या भरा दोस्तों, इसमें मैंने ऐसा करके इसे मैंने क्या भर दिया, एक तो हमने भरा NH3 का मतलब अमोनिया, एक मैंने भरा इसमें NaCl, क्या भरा NaCl, और एक क्या भरा H2O। ये क्या है, ये दोस्तों अमोनिया, क्या है हमारी अमोनिया। ये क्या हमारा सोडियम क्लोराइड, क्या है सोडियम क्लोराइड, और ये क्या हमारा जल। तो जब भी अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और जल मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है,
क्या बताया, सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड को NaCl बोलते हैं, वे अमोनिया NH3 को जल से भरे एक बीकर में डालने पर, जल से भरे का मतलब दोस्तों जल भरा होगा तो H2O भी तो लेना पड़ेगा, जल से भरे एक बीकर में डालने पर अमोनिकल ब्राइन विलयन का निर्माण होता है। ये क्या है, ये जो अगर मैं कोई आपसे पूछ ले कि अमोनिकल ब्राइन विलयन, इसका नाम क्या है, अमोनिकल ब्राइन विलयन, अमोनिकल ब्राइन विलयन, यानी जब भी NH3 अमोनिया NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O साथ मिलते हैं तो अमोनिकल ब्राइन विलयन का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl व अमोनिया को जल से भरे एक बीकर में डालने पर अमोनिकल ब्राइन विलयन का निर्माण होता है। दोस्तों पूछ लेगा कि अमोनिकल ब्राइन विलयन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि अमोनिया NaCl व H2O को जब एक बीकर में डाल दिया जाता है तो अमोनिकल ब्राइन विलयन का निर्माण होता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों इस तरह से, जैसे ये मैंने यहाँ एक इसका चित्र बना हुआ है, इसे क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा H2O, तो इसे बोलते हैं हम जल, NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड और NH3 क्या है, अमोनिया, NH3 क्या हमारा, अमोनिया। तो जल, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया मिलकर अमोनिकल ब्राइन विलयन का निर्माण करता है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक है कि धावन सोडा। धावन सोडे का मतलब दोस्तों धोने वाला सोडा होता है ना। धावन सोडे का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र व इसे कैसे बनाया जाता है व इसके उपयोग भी लिखे। धावन सोडे का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र व इसे कैसे बनाया जाता है व इसके उपयोग भी लिखे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर की दृष्टि से आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इसके देखेंगे दोस्तों, धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट तथा इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। तो दोस्तों क्या पूछा, धावन सोडे का रासायनिक नाम। तो अगर हम बात करें धावन सोडे का रासायनिक नाम की, तो दोस्तों लिखेंगे कि धावन सोडे का, मैं लिख दूं यहाँ कि धावन सोडे का रासायनिक नाम, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या लिखवाया, धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मतलब NaCO3, यानी धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट यानी Na2 दोस्तों Na2CO3 होता है। तो अगर पूछे कि धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 होता है। अब दोस्तों Na2CO3 के साथ 10 जल के अणु जुड़े होते हैं, इसलिए इसे क्रिस्टल का जल भी कहते हैं। दोस्तों अगर इसके साथ अगर मैं बात करूँ कि Na2CO3.10H2O आपको कहीं लिखा मिल जाए, Na2CO3 10H2O मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि क्रिस्टल का जल, दोस्तों आप ये धावन सोडा कौन सा वाला समझे, दोस्तों ये धावन सोडा वो वाला सोडा है जिसे हम बोलते हैं कौन सा, दोस्तों ये धावन सोडा वो वाला सोडा है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों कपड़े धोने वाला सोडा। तो दोस्तों अगर ये वैसा एक तो सूखा आता है, और दोस्तों अगर हम उसे पानी में डाल देंगे तो ये तो जब सूखा हुआ होगा ये तो ये वाला फॉर्म है, और जब इस जैसे ही इसे जल में डालेंगे तो फिर कौन सा, ये वाला बन जाएगा, नहीं इसके साथ 10 जल के अणु जुड़ जाएंगे, तो इसे क्रिस्टल का जल भी बोलते हैं। तो देखो धावन सोडे का रासायनिक नाम, धावन का मतलब जो धोने वाला सोडा है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। Na2CO3 के साथ 10 जल के अणु जुड़े होते हैं, इसलिए इसे क्रिस्टल का जल भी कहते हैं। दोस्तों ये इस तरह से जल के अणु जुड़े होते हैं, जैसे Na2CO3 10H2O इसके साथ जुड़ा होता है, इसलिए इसे क्रिस्टल का जल भी कहते हैं। अब देखते हैं कि इसे बनाने की विधि। दोस्तों इसे बनाने की 3 विधियां हैं। क्या, इसका निर्माण 3 चरणों में होता है, इसका निर्माण 3 चरणों में होता है। नंबर 1 सोडियम क्लोराइड NaCl वह जल तथा अमोनिया आपस में अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते थे, साथ में अमोनिया क्लोराइड भी प्राप्त होता है। यानी दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम पहली वाली अभिक्रिया है। क्या कह रहा, देखो मैंने कहा कि इसका निर्माण 3 चरणों में होता है। तो पहला चरण क्या था, पहला चरण है कि इसका निर्माण 3 चरणों में होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl वह जल का मतलब H2O तथा अमोनिया का मतलब NH3 आपस में अभिक्रिया करते हैं, दोस्तों इसमें एक चीज़ और लेनी पड़ेगा, हमें CO2 आपस में अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब NaHCO3 प्लस NH4Cl। क्या कही, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते थे, साथ में अमोनिया क्लोराइड भी प्राप्त होता है, अमोनिया क्लोराइड। तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है,
सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्या है? अमोनिया। ये क्या? अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया, ये क्या? अमोनिया क्लोराइड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनिया क्लोराइड क्या करा? सोडियम क्लोराइड NaCl में जल अमोनिया आपस में अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते थे, साथ में अमोनिया क्लोराइड का भी निर्माण होता है। नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनिया का निर्माण हो गया। नंबर 1 तो हो गया। नंबर 2, प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। दोस्तों जो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ, यानी नंबर 1 तो चरण ये है। नंबर 2, प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, दोस्तों हम हमेशा ध्यान रखना गर्म का चिन्ह ये वाला होता है। प्राप्त क्या लिख रखा? प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो दोस्तों जैसे ही हम इसे गर्म करेंगे, दोस्तों इसमें से हमारा एक तो प्राप्त जो हमें जैसे ही दोस्तों हम इसे गर्म करेंगे, इसमें से हमारा क्या निकलेगा? दोस्तों इसमें से हमारा Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस का H2O निकल जाएगा। जैसे NaHCO3 में से Na2CO3 प्लस CO2 प्लस यानी H2O बन जाएगा। जैसे हम इसे गर्म करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। हमारा क्या बना? सोडियम कार्बोनेट हमें मिल गया। सोडियम कार्बोनेट मिल गया। लेकिन दोस्तों नंबर 3 क्या है? प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। दोस्तों जो हमारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट है प्राप्त, दोस्तों तीसरे नंबर है जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, यानी Na2CO3 की अभिक्रिया जल के साथ, यानी 10 हमें जल के अणु लेने पड़ेंगे H2O। तो क्या बनेगा हमारा? Na2CO3.10H2O। दोस्तों ये हमारा वो वाला सोडियम बाइकार्बोनेट है जो उनसा हम दोस्तों जैसे हमारे आप सभी की कपड़े धोने की मशीन है, ये तो वो वाला है कि जैसा एक सूखी फॉर्म में ना रहता दोस्तों, सूखा हुआ ये दोस्तों कौन सा है? ये गीले का मतलब जब इसके साथ में जल के अणु जुड़ जाएंगे तो गीले फॉर्म में बन जाएगा ना। जब आप इसे पानी में घोल दोगे तो जल के अणु इसके साथ जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे? जब तक जल के अणु नहीं जुड़ते जब तक तो Na2CO3 रहता है, लेकिन जैसे ही जल के अणु जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? Na2CO3 इसका पूरा नाम बन जाएगा। दोस्तों ये इसकी तीनों विधि थी, यानी इसका निर्माण 3 चरणों में होता है। नंबर 1, सोडियम क्लोराइड NaCl व जल को अमोनिया के साथ आपस में अभिक्रिया कराकर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं, साथ में अमोनिया क्लोराइड भी प्राप्त होता है। प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है तथा साथ में CO2 तथा जल का निर्माण भी होता है, तथा साथ में जल तथा CO2 का भी निर्माण होता है। नंबर 3, प्राप्त सोडियम कार्बोनेट जो हमें प्राप्त सोडियम कार्बोनेट है को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। दोस्तों मैंने तीनों अभिक्रिया सेम टू सेम यहाँ लिखी है। देखो सबसे पहले NaCl, H2O और NH3 और CO2 की अभिक्रिया करेंगे तो NaH का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होगा। उसके बाद में जो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट है और उसके साथ में हमें NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड भी मिलेगा। प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर Na2CO3 CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। फिर जो हमें प्राप्त होगा क्या? Na2CO3, इसकी अभिक्रिया जल के 10 अणुओं के साथ कराने पर Na2CO3 10H2O मिलता है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। दोस्तों तीनों अभिक्रिया मैंने यहाँ भी सेम टू सेम इसी तरह बिल्कुल तीनों चरणों में ऐसे लिख रखी है। देखो दोस्तों सबसे पहले NaCl सोडियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया, H2O जल और CO2 ये तीनों हैं। दोस्तों इन्हें गर्म करेंगे, यानी इनकी आपस में अभिक्रिया करी तो NaHCO3 बनेगा, नहीं बनेगा? दोस्तों पिछली वाली अभिक्रिया हम पढ़ के आए थे। उसके बाद में जो हमें ये प्राप्त होगा, इसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 H2O और CO2 हमें प्राप्त होगा। फिर जो हमें प्राप्त हुआ दोस्तों Na2CO3, इसकी अभिक्रिया जल से कराने पर Na2CO3 10H2O प्राप्त होगा, जिसे हम धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा बोलते हैं। इस प्रक्रिया को 16वें प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना कि इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। इस प्रक्रम को नोट कर लेना कि जो हमारा Na2CO3.10H2O का निर्माण ना इसे कौन से प्रक्रम द्वारा करते हैं? 16वें प्रक्रम द्वारा। इसका नाम क्या है? इसका नाम 16वें प्रक्रम द्वारा इसे करते हैं। अब इसका देखते हैं इसके उपयोग। इसके दोस्तों 3 उपयोग हैं। उपयोग नंबर 1, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। तो ध्यान रखना कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका उपयोग कांच, साबुन व कागज उद्योग में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग
बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है। नंबर 3, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों तीनों आप उपयोग को ध्यान रखना कि इसका उपयोग एक तो कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। कांच बनाने में, साबुन बनाने में और कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक, यानी एक बोरेक्स नाम का सोडियम यौगिक आता है, उस यौगिक के उत्पादन यानी उसे बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, जो जल है उसकी कठोरता को हटाने के लिए इसका प्रयोग या इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों हमारा यानी धावन सोडे वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। अब दोस्तों हमारा अंतिम टॉपिक है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों आप इसे आराम से समझेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र लिखे, व इसे कैसे बनाया जाता है तथा इसके उपयोग भी लिखे। दोस्तों सारी चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र लिखे, व इसे कैसे बनाया जाता है तथा इसके उपयोग भी लिखे। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट व इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2H2O होता है। दोस्तों ध्यान रखना क्या कह रहा है, दोस्तों कुछ नहीं, बहुत आसान है। क्या कह रहा समझेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, यानी अगर रासायनिक नाम पूछे, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम लिखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों ध्यान रखना कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। और अगर मैं बात करूं रासायनिक सूत्र की, तो दोस्तों रासायनिक सूत्र से बन जाएगा Ca का मतलब कैल्शियम, सल्फेट का मतलब क्या होगा SO4 अर्ध का मतलब है दोस्तों आधा, हाइड्रेट का मतलब होता है जल, आधा H2O। दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी रासायनिक सूत्र होगा CaSO4.1/2H2O। दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट व इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.H2O होता है। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है। दोस्तों अगर आपको क्लियर है तो आप यानी दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अब देखते हैं इसके बनाने की विधि। इसे बनाने की विधि देखेंगे दोस्तों अगले पेज पर। दोस्तों इसे बनाने की विधि, इसे बनाने के लिए जिप्सम, दोस्तों जिप्सम का सूत्र ध्यान रखना क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है दोस्तों CaSO4.2H2O। इसे बनाने के लिए जिप्सम जिसका सूत्र होता है CaSO4.H2O के H2O जिप्सम को 373 केल्विन के तापमान पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है तथा साथ में जल का आधा अणु बाहर निकल जाता है। दोस्तों कुछ नहीं, जिप्सम, इसे बनाने के लिए जिप्सम का मतलब है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करेंगे। गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है CaSO4.1/2H2O। दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ कैल्शियम ऐसी का ऐसी, SO4 ऐसी का ऐसी। दोस्तों जल के अणु 2 थे, यहाँ कितने बचा, जल का अणु आधा बचा है, तो कितना जल का अणु बाहर निकल गया होगा 1.5। तो 1.5 को हम क्या लिखेंगे, 1 सही 1/2H2O। तो CaSO4.2H2O 373 केल्विन तापमान पर, तो CaSO4.1/2H2O का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या हमारा जल का अणु। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी हम जिप्सम का सूत्र क्या होता है दोस्तों, जिप्सम का सूत्र ये होता है, जिप्सम CaSO4.2H2O को जब 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है जल के, और 1.5 अणु जल का निकल जाता है। CaSO4.H2O को जब 373 केल्विन तापमान पर CaSO4 गर्म करते हैं तो CaSO4.1/2H2O का निर्माण होता है, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है दोस्तों। और 1 सही यानी 1.5 अणु जल का बाहर निकल जाता है। इसके उपयोग देखते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं दोस्तों। नंबर 1, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग
टूटी हड्डियों को सही जगह जोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, आपने देखा होगा कि जब किसी की हड्डी टूट जाती है, दोस्तों जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो दोस्तों जब इसका उपयोग किया जाता है, यानी टूटी हड्डियों को सही जगह जोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों हड्डी टूटी को जो आप देखते हो ना वाइट वाइट से जो उसकी हड्डियों पर यानी शरीर पर लगा होता है वो क्या होता है, प्लास्टर ही होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी किया जाता है, इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को सही जगह जोड़ने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी किया जाता है, और नंबर 3 इसका उपयोग सजावटी सामान बनाने में भी किया जाता है। तो इसके तीनों उपयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को सही जगह जोड़ने के लिए किया जाता है, नंबर 2 इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी किया जाता है, नंबर 3 इसका उपयोग सजावटी सामान बनाने में भी किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों क्रिस्टलन का जल, एक हेडिंग डालिए क्रिस्टलन का जल। दोस्तों क्या करा, लवण के साथ में जल निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। नहीं दोस्तों, अगर आप सपोज करें कोई लवण है और उसके साथ में कोई निश्चित जल की अणुओं की संख्या है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल। जैसे ये है CSO4.5H2O, ये क्या हमारा दोस्तों क्रिस्टलन का जल है। Na2CO3.210H2O, ये क्या हमारा क्रिस्टलन का जल है। CuSO4 1/2 2H2O, ये हमारा क्या क्रिस्टलन का जल है। CaSO4.2H2O, ये क्या हमारा क्रिस्टलन का जल है। FeSO4.7H2O, ये सब हमारे क्या क्रिस्टलन के जल के उदाहरण है। तो अब क्रिस्टलन का जल भी है एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके NCERT में दे रखा है इसलिए मैंने करा दिया कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। लवण के साथ में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जब भी कोई लवण होगा उसमें जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होगी उसे ही क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे CSO4.5H2O, ये हमारे क्रिस्टलन के जल के उदाहरण है। तो दोस्तों मेरी तरफ से जो आपका चैप्टर था अम्ल और क्षार वाला, ये अम्ल क्षार और लवण वाला दोस्तों चैप्टर पूरा हो गया। दोस्तों चैप्टर पूरा हो गया। आई होप कि आपको जो क्लास है अम्ल क्षार लवण वाले की अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आया है तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों की, ताकि सभी बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से जो सभी चैप्टर हैं उन्हें देख सकते हैं। सभी चैप्टरों की अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो रही है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई क्लास के साथ।